ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट. गुड मॉर्निंग पेरेंट्स. जवळजवळ 127 जण प्रेझेंट आहेत इथं. या दोघं तिघं आम्हीच आहोत, म्हणजे 125 मुलं आणि त्यांचे पॅरेंट आज इथं प्रेझेंट आहेत असं आपण गृहीत धरू. ओके, ठीक आहे. सर्वप्रथम इतक्या रेणुका कदम, हा काय राजीव कदम काय नाव आहे? स्क्रीन शेअरिंग बंद करा प्लीज. स्क्रीन शेअर करू नका कोणी, हा, कारण तुमचं दिसतं मग आम्ही दिसत नाहीत. आता बाकीच्या पॅरेंटला लक्षात आलं असेल की स्क्रीन शेअरिंगला आम्ही का ओरडतो. ठीक आहे, त्यांनी स्क्रीन शेअर केलं ना, मग बाकीच्या मग त्यांचं स्क्रीन दिसतं, आमचं काही दिसत नाही. आणि असं रोज तंग करतात मुलं आम्हाला रोज. ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. अपनी ये 3rd पेरेंट मीटिंग है. एक्चुअली ये 4th होनी चाहिए थी. हम जून के 1st वीक में 3rd लेते हैं और ये टाइम को 4th पेरेंट मीटिंग. 4 पेरेंट मीटिंग अपने रहते, लेकिन जून में ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए तो ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं अपन, ये थोड़ा लेट समझ में आया. तो जून में ही लेनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कोविड-19 ये वो ऑनलाइन लेक्चर, नए बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन में सब नया था हमारे लिए भी आपके लिए भी. तो वो गड़बड़ में थोड़ा सा अपना एक पेरेंट मीटिंग रह गई. ओके, कोई हर्ज नहीं, हम देर आए दुरुस्त आए ऐसा कर कह के अभी स्टार्ट कर सकते. ये अपनी 3rd पेरेंट मीटिंग है. ओके, दिवाली के बाद एक कोशिश करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर रहना, उसके लिए एक पेरेंट मीटिंग करेंगे. वैसे हम करते नहीं, लेकिन 4 पेरेंट मीटिंग हुए तो थोड़ा पेरेंट को भी समझ में आ जाता कि एग्जैक्ट वे क्या चालू रखना है. ओके, ठीक. आज ये 3rd पेरेंट मीटिंग में हम 3-4 बातें करने वाले हैं इम्पोर्टेंट. एक तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो घर पे स्टडी करना बंद कर दिए, या फिर हम ऐसा कह सकते कि कुछ बच्चे स्टडी का नाटक भी कर रहे लेकिन स्टडी कम कर रहे. बराबर, बच्चे दिन भर बैठे वाले दिख रहे लेकिन मार्क में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही. तो थोड़ा सा अपना कुछ तो सबके लिए ये हो सकता, हम भी घर में बैठ के हमारा परफॉर्मेंस ऊंचा नहीं रख सकते. बराबर, तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होने ही वाला है कंपलसरी, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेगी तो ये परफॉर्मेंस सुधारने के लिए. ओके, तो वो एक बात हम डिस्कस करेंगे. दूसरा, हमारा सिलेबस कंप्लीशन कहाँ तक आया वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा हमारा यहाँ से आगे वो भी डिस्कस करेंगे. आए वाला हमारा रिजल्ट है उसके बारे में भी थोड़ा बोलेंगे. तो मैं सबसे पहले शुरू कर ही दिया है विथ परमिशन ऑफ परिहार सर. तो मैं बच्चों को थोड़ा सा स्टडी ये लॉकडाउन के पीरियड में कैसा करना है इसके बारे में कुछ बताना चाहता. ओके, एंड पेरेंट का रोल क्या है ये ऑनलाइन लेक्चर्स में. ये ऑनलाइन लेक्चर्स में जितना हमारा रोल रहता बच्चों के स्टडी की तरफ ध्यान देना, शायद उससे 1.5 गुना ज्यादा पेरेंट का रोल रहेगा. शायद कहा मैंने, 2 गुना भी बोल सकता मैं, लेकिन उससे कम रोल पेरेंट का है ही नहीं. ओके, क्यों कहता हूं मैं? जब बच्चे रोज हमको मिलते हैं ऑफलाइन लेक्चर में, जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो बच्चे जब नीचे उतरते हैं क्लास में से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पे रश रहती. तो रहे वाले टाइम में कुछ बच्चे जो पीछे रहते हैं तो जिनको प्रॉब्लम है वो हम क्लास में ही रहते तो हमारे पास जल्दी से आ जाते
और रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देते, सर ये ऐसा हो रहा, सर ये वैसा हो रहा, ये ऐसा वैसा, कुछ ना कुछ रोज बताते। हम फिर रोज उनको वही की वही डिस्कस करते, और डिस्कशन के बाद फिर कुछ ना कुछ उसमें से सॉल्यूशन निकलता। कम से कम बच्चों को ये फीलिंग तो रहती कि हमारे साथ टीचर है, बराबर। अब ये फीलिंग ऑनलाइन लेक्चर में थोड़ी सी अब कम आ रही, क्योंकि उनका हमारा थोड़ा सा रिएक्शन, इंटरेक्शन जो है वो कम हो रहा। फिर भी हम कोशिश क्या करते, रोज मेरा 1 घंटे का पीरियड रहता, परिहार सर का 1 घंटे का पीरियड रहता, फिर 1 घंटे में हम जो भी हमारा टाइमिंग है वो पढ़ाने के बाद एक 5-7 मिनट आखिर में रखते, क्योंकि बच्चों को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं हमको, बराबर। वो एक इंटरेक्शन हमने रखी, लेकिन ऑनलाइन तो ऑनलाइन है। दूसरी बात व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन चालू कर दिया था। ये खाली आखिरी लास्ट मंथ जो है, बच्चों के परमिशन से बच्चों को बोल के खाली आखिरी मंथ में, लास्ट मंथ में 1 महीना मैंने वो व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन हम बच्चों के साथ थोड़ा सा बंद कर दिया था, मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से। एक्चुअली समर हॉलीडेज में मेरे घर का रिनोवेशन करना था, लेकिन लॉकडाउन आ गया और इसलिए मैं समर में वो रिनोवेशन नहीं कर पाया घर का। तो समर में लेकिन हमने छुट्टियां नहीं दी, बराबर। कंटिन्यू समर हॉलीडेज में हमने कम से कम, मैंने 35 वीडियोज भेजे हैं। वो 35 वीडियो में से 2 वीडियो मैंने गाइड भी किया है बच्चों को, टीचिंग छोड़ के, कि लॉकडाउन में आप खाना कैसे खाए, टाइम टेबल कैसे बनाए, स्टडी कैसे करें, इसके भी वीडियो मैंने भेजे हैं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की 100% कोशिश हमने समर हॉलीडेज में भी की। हम हॉलीडेज बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने एग्जाम भी रखा था और पीरियड भी चालू थे। वीडियो लिंक आप ग्रुप में भी जाके देखो, समर का निकाल के डेली रेगुलर हर दिन हम वीडियो भेजते रहे बच्चों को, बराबर। तो वो छुट्टियां मैंने थोड़ी सी लास्ट मंथ में ले ली, तो मुझे नहीं लगता पेरेंट को कुछ इससे हर्ज होगा। अब सब खत्म हुआ मेरे पीछे का काम भी, तो व्हाट्सएप इंटरेक्शन जो था वो अब चालू हो सकता है, बराबर। तो बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम आया तो व्हाट्सएप पे डालो, मैं उसके अब थोड़ा सा बदल के मैं उसके पहले लिख के उसका इमेज फोटो निकाल के भेजता था। तो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक नया DSP, डिफिकल्टी सॉल्विंग पीरियड बोल के एक फोल्डर ही बनाएंगे अपने ऐप में, और जो बच्चों ने डिफिकल्टी डाली है उनके वीडियो लेक्चर बना के, एक MCQ का एक लेक्चर बना के वो हम वो DSP फोल्डर में डाल देंगे। मतलब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम अगर है तो पहले वो DSP के सब MCQ देख लेना, तो बच्चों को जो डिफिकल्ट MCQ लगते उसका एक बंच अपने पास बन जाएगा, सेट बन जाएगा, बराबर। वो 100% अच्छे ही MCQ होने वाले हैं, वो अपने पास कलेक्शन बन जाता है एक। तो एक को प्रॉब्लम आया तो सबका भी सॉल्व होना, ये उसके पीछे का अपना रोल है। वो भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा पेरेंट का रोल क्या बोला था मैं, अब हमारा तो रोल बता दिया, हम क्या क्या कोशिश कर रहे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, बराबर। लेकिन अब पेरेंट का एक सबसे बड़ा रोल क्या है अब, कि एक तो उन पे गुस्सा मत होना, बच्चों पे गुस्सा मत हो। हम तो गुस्सा होते हैं, आप डबल गुस्सा क्या करें। बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कम से कम आपने नहीं तो हमने, दोनों में से एक ने प्यार से उनसे बात करना, बराबर, तो वो सुनेंगे। अदरवाइज वो आपकी भी नहीं सुनेंगे और हमारी भी नहीं सुनेंगे, गया अगले साल करेंगे रिपीट। तो आपने को ये नहीं करना, लॉकडाउन आने दो, कुछ भी आने दो, अपने को यही साल में रिजल्ट लाना है।
अब ये साल भी हमारा फ्रेशर का परभनी टॉपर आया, 650 मार्क ले लिए उसने, बराबर। तो इतने अच्छे मार्क लॉकडाउन के पीरियड में भी उसने लिए, तो इसका उसने किया तो आप भी कर सकते। ओके, दूसरी बात उस पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, लेकिन एक प्रेशर ऐसा रहता है पेरेंट का, बात करे बगैर, कि रोज वो क्या कर रहा देखना, कि बेटा तूने टाइम टेबल बनाया है क्या? नहीं पापा। ठीक है, कल बना। फिर कल पूछो, बेटा तूने टाइम टेबल बनाया क्या? नहीं पापा। ओके ठीक है, कल। रोज पूछो, एक दिन तो वो टाइम टेबल करेगा। फिर टाइम टेबल करने के बाद मम्मी का काम कि उसने दोपहर के 2 से 4 बजे तक केमिस्ट्री का लिखा है और उसके हाथ में बायोलॉजी का दिख रहा, तो उसको रिमाइंड करना, बेटा ये केमिस्ट्री का टाइम टेबल है ना, तो तू केमिस्ट्री ही कर, बायोलॉजी मत पढ़। ये बायोलॉजी का टाइम है ना, तो बायोलॉजी ही पढ़। पेरेंट का रोल बता रहा मैं, ये रोल होना ही चाहिए। अगर ये आपने नहीं किया तो बच्चों का 1 साल वेस्ट हो जाएगा। 1 साल वेस्ट होना मतलब जितने एमबीबीएस की सीट है उतने कॉम्पिटिटर बढ़ना। 1 साल वेस्ट होना मतलब पीछे के बच्चे भी इनके साथ कंपटीशन में आ जाते, बराबर। रिपीट करेंगे, अभी नहीं किया तो रिपीट भी करके फायदा नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में, कुछ पेरेंट के दिमाग में ऐसा है, चलो हम रिपीट कर लेंगे, अभी फिलहाल बोर्ड का कंप्लीट करेंगे, अगले साल हम क्या करेंगे, रिपीट में अच्छा करेंगे। एक बात जान लो, रिपीट में रिजल्ट उसका ही आता है जो रेगुलर में स्टडी अच्छा करेगा। मेरा 15 साल का अनुभव है, 15 साल से मैं देख रहा, जो रेगुलर स्टडी में अच्छा स्टडी करता, भले उसको मार्क कम आने दो फ्रेशर में, लेकिन उसने स्टडी पूरी की है, उसने रिपीट किया, तो मैं समझ सकता। लेकिन आपने ये साल कुछ भी नहीं किया और सब अगले साल पे ढकेल दिया, तो और 1 साल रिपीट को लगने वाला है, डबल रिपीट करना पड़ेगा। फिर वो पूरता क्या? पेरेंट को एज ए पेरेंट पूछ रहा मैं कि आपको 12वीं को 4 साल देना पूरता क्या? आप थोड़ा सोचिए। उससे बढ़िया है अभी थोड़ा ध्यान दो। ओके, बच्चे कुछ भी फेंक सकते आपको, नहीं ये केमिस्ट्री के सर ने बोला ऐसा है, आज ही करना है, वैसा ही है। दुनिया इधर की उधर होने दो, उनका टाइम टेबल नहीं बिगड़ना चाहिए। कुछ भी इतना अर्जेंट नहीं रहता जितना अपने लिखे वाला टाइम टेबल अर्जेंट है। कुछ भी दूसरा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट अपना टाइम टेबल है। तो बच्चों का कोई भी बहाना सुनो मत, कोई भी बहाना। दूसरा, हर संडे हम टेस्ट रखते, हर संडे टेस्ट है। खाली ये दशहरे की, संडे को दशहरा था ना, वो उस दिन की टेस्ट हुई नहीं, खाली वो भी कंफ्यूजन में हुई नहीं। मुझे लगा कि पेपर मैंने भेज दिया, मैंने निकाल के रखा लेकिन भेजा नहीं, और हमारे असिस्टेंट को लगा शायद कैंसिल ही कर दी, तो वो कंफ्यूजन में टेस्ट रहेगी। नहीं तो हर संडे टेस्ट है, उसका टाइम भी फिक्स है, 4 से 5:30 बजे तक टाइम भी फिक्स है। तो अगर टाइम फिक्स है, हर संडे टेस्ट हो रही और पेरेंट उसको मार्क नहीं पूछ रहे, अच्छा मार्क पूछने की क्या जरूरत है? वो टेस्ट को बैठा तो उसके बाजू को जाके बैठो, उसने सबमिशन किया कि मार्क देखो कितने करेक्ट आए, कितने रॉन्ग आए, उसके सॉल्यूशन क्या है, सब उसमें दिए वाला है। और आप अपने अगर जीमेल आईडी हमको दे दिया है तो सबमिशन के बाद में उसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपके ईमेल आईडी पे भी मिल जाता, वो भी किया है। कुछ बच्चे वो ईमेल आईडी भी अपडेट नहीं कर रहे, क्या करेंगे अब? इसमें क्या कर सकते? पेरेंट ने रिजल्ट पूछना है, टाइम टेबल पूछना है, रोज वो क्या करता है वो देखना है। खाली दीवार की तरफ टेबल का मूव करके, चेयर का मूव करके
टेबल पे दीवार की तरफ मुंह करके लैपटॉप पे या मोबाइल लेके वो कुछ तो कर रहा है, ऐसा पीछे से देख के नहीं चलेगा। शायद वो गेम भी खेल सकता, शायद वो गेम भी खेल सकता, शायद वो व्हाट्सएप पे चैटिंग भी करते बैठता होगा। उसके नजदीक जाओ, देखो, हर घंटे में देखो क्या कर रहा हूं। ये अगर आप नहीं करोगे तो ये लॉकडाउन का पीरियड पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे भी और कुछ बातें करने लायक है। थोड़ा मैं परिहार सर को अपना सिलेबस क्या हुआ और आने वाला हमारा एग्जाम का प्लानिंग क्या है और हमारा रिजल्ट कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा सा उनको बात करने लगा था। परिहार सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कंटिन्यू द मीटिंग। यस सर। तो सर ने जैसा बताया यहाँ पर कि स्टडी किस तरह से करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह किस तरह से करना है, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, उसके बारे में सर ने आपको बता दिया। तो जो सिलेबस है, सिलेबस का अगर डिस्कशन किया जाए यहाँ पर, तो अभी तक के जो नीट का सिलेबस या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें 11th में 10 चैप्टर्स है। वो 10 चैप्टर्स में एक वर्क पावर एनर्जी करके एक चैप्टर है जो ऑटोमेटिकली आगे कवर होता ही है, क्योंकि वर्क के फॉर्मूले, पावर और एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं वो सभी चैप्टर में जो जाने वाले हैं। जैसा सर्कुलर मोशन चैप्टर में एनर्जी के फॉर्मूलेज है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, या फिर रोटेशनल मोशन में है, ऑसिलेशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, या पावर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले, पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह, तो ये सब फॉर्मूले ऑटोमेटिकली कवर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है वो इनडायरेक्टली कवर हो जाता है, इसलिए उसको हम लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन देते हैं, या जो नए पॉइंट रहेंगे थोड़ा बहुत तो वो उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो वैसे तो पूरे 10 चैप्टर्स, मतलब फर्स्ट पेपर जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट पेपर जिसमें 10 चैप्टर्स है, तो वो 10 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए फर्स्ट पेपर के पूरे 10 चैप्टर्स। उसमें जैसा सबसे पहला मेजरमेंट, उसके बाद दूसरा काइनेमेटिक्स जिसमें मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, ऐसे दो चैप्टर्स है। मोशन इन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन और स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये भी चैप्टर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी का अभी बताया कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर के सभी पॉइंट्स कवर होते हैं, तो इसलिए उसको हम लास्ट में रखते हैं और थोड़ा सा रिवीजन आगे दे देते हैं, उसके अलग से थोड़ा सा एक नोट्स भी दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। उसके बाद रोटेशनल मोशन मींस सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, वो भी एक चैप्टर हो गया है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो इतने जो 10 चैप्टर है एनसीईआरटी 11th के, और फिजिक्स पेपर फर्स्ट के 7 चैप्टर। अगर 12th बोर्ड का सोचा जाए तो फिजिक्स पेपर फर्स्ट में इस साल अगर देखा जाए तो टोटल 16 चैप्टर्स है आपको। तो वो 16 चैप्टर्स के सिर्फ बोर्ड के नोट्स हमारे यहाँ पर बनाने के रह गए हैं। तो वो दिवाली की छुट्टियों में हम वो नोट्स भी बनाएंगे, अलग से सेपरेट नोट्स देंगे, कुछ चैप्टर्स की दिए भी है। ये एक बार सिलेबस अगर खत्म हो गया तो उसके बाद आप बोर्ड के ऊपर, मतलब बोर्ड का रिवीजन भी लेंगे फिर से, तो थोड़ा सा चेंजेस हो गए कुछ पॉइंट में। पॉइंट वैसे सब कुछ कवर हो गए, जो भी स्टेट लेवल का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस। तो एनसीईआरटी कवर करने की वजह से स्टेट बोर्ड के कोई ऐसा नया पॉइंट रहा नहीं है। जो भी पीछे चैप्टर्स हो गए या होने वाले हैं, तो बोर्ड के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। स्टेट बोर्ड ने इस साल सिलेबस पूरा चेंज कर दिया, 12th स्टेट बोर्ड का बुक भी चेंज कर दिया, लेकिन उसका गाइडेंस प्रॉपर रहेगा। तो जब बोर्ड ये नीट का या टोटल सिलेबस जब हमारा एंड होगा, एक 15th नवंबर तक के इनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। अगर 12th बोर्ड का, अगर मतलब 12th एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, या जेडब्ल्यू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 10 चैप्टर्स हैं। तो जो 9 चैप्टर्स है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर सर का शुरू है।
मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर शुरू है। उसके बाद एक जो ऑप्टिक्स सेक्शन है, तो ऑप्टिक्स सेक्शन का एक ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म हो गया। अभी बचे हुए जो चैप्टर्स है, तो सेकंड पेपर में मेनली मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स बचे। तो ये दोनों चैप्टर्स, एक तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट जो मेरा अभी शुरू है, उसमें ईएमआई सेक्शन हो गया है, अभी अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होगा। तो दिवाली के पहले ये चैप्टर हो जाएगा। और सर का भी मैग्नेटिज्म, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी चैप्टर सर का खत्म होगा। उसके बाद सिर्फ बचते कितने चैप्टर, तो 3 चैप्टर मेनली बचते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। 3 चैप्टर, एक है इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दूसरा है एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है, उसके अंदर 8 से 9 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। वैसे ही ईएमआई सेक्शन पर बेस्ड और एक चैप्टर है जो बहुत छोटा है, 1 से 2 पीरियड में खत्म होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके 2 ही पीरियड में चैप्टर खत्म होता है, उस पर ऑब्जेक्टिव 1 से 2 कंपलसरी आते हैं। ओके, और ऐसे मतलब देखा जाए तो 3 से 4 चैप्टर्स है। चौथा चैप्टर तो हम पकड़ रहे नहीं, क्यों, तो 2 दिन में खत्म होने वाला है। तो 3 चैप्टर मेनली है, जो दिवाली के बाद जो ये जो हॉलीडेज रहेंगे, जो भी अभी हॉलीडेज का वैसा डेट फिक्स नहीं हुआ है। ओके, तो 8 से 10 दिन के जो भी हॉलीडेज रहेंगे, तो उन हॉलीडेज के बाद में हम 3 चैप्टर जब लेंगे दोनों मिलके, तो एक चैप्टर मैं लूंगा, एक चैप्टर सर लेंगे, तो ऐसा हमारे ऑन एन एवरेज 15 दिसंबर तक के आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा विथ बोर्ड विथ नीट। उसके बाद में क्या करेंगे, जो स्टेट बोर्ड है 15 नवंबर या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 4-5 दिन। ओके, तो उसके बाद में हम स्टेट बोर्ड का रिवीजन लेंगे। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने पूरा कंपलसरी एंड तक के, मतलब पूरा बैच करना है 31 जनवरी तक। इस साल एग्जाम आगे पोस्टपोन हो या सिलेबस कम हो जाए, सिलेबस वैसा कम बोला है, लेकिन जो भी कम किया है तो पॉइंट वाइज कम किया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्टडी करने का जरूरत नहीं है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन जब बोर्ड का रिवीजन स्टार्ट होगा तब बताएंगे। अभी हमको मेनली एनसीईआरटी सिलेबस और उससे कनेक्टेड स्टेट बोर्ड का सिलेबस ये पूरा कवर करना है। ओके, तो और एक बात, यहाँ पर जो एनसीईआरटी सिलेबस है, भले ही एनसीईआरटी सीबीएसई वालों ने कुछ पॉइंट्स कम किए हैं, लेकिन हमने हमारे पढ़ाने में वो पॉइंट्स एक भी कम नहीं किया। जो रेगुलरली जो 7-8 साल से जो एनसीईआरटी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, नीट का सिलेबस, वो ही पूरा लिया है, 100% सिलेबस ले रहे हैं। भले उसमें से 25% कुछ कम होने वाला ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नीट एग्जाम के लिए अभी ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं। एनटीए वालों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये पॉइंट्स कट कर दो, ये चैप्टर कम कर दो, ये मत पढ़ाओ। वैसा कम हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके भरोसे पे आज का समय हम मतलब वेस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमने कवर तो पूरा कर लिया, फिर सिलेबस कम हो या उतना ही रहे तो भी हमारा लॉस नहीं रहे। सिर्फ हमको पढ़ाई करते वक्त कुछ ध्यान रखना है कि कुछ अगर पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो उसके बारे में हम इंटीमेट करेंगे कि इस चैप्टर में कि ये पॉइंट्स छोड़ दो, उसके ऑब्जेक्टिव्स का ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। ओके, तो वो तो आगे वाला बात है। स्टेट बोर्ड के भी पॉइंट, स्टेट बोर्ड का तो कंपलसरी बताएंगे कौन कौन से पॉइंट्स कम हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर बोर्ड बुक के नीचे के जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। स्टेट, और इस साल भी पेपर उसी हिसाब से आएगा स्टेट बोर्ड का भी, जो फरवरी में एग्जाम हो या फिर आगे भी पोस्टपोन हो सकता है, अभी वो हम बोल नहीं सकते इसके बारे में, कुछ भी प्रेडिक्शन करना गलत रहेगा। ओके, तो और एक बात, जो भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, तो जो 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स है, वो 16 चैप्टर्स का रिवीजन 15 नवंबर के बाद में हम कंटिन्यू लेते रहे। हर हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट लेंगे, उसका भी टाइम टेबल अलग से देंगे, वो जनवरी में टाइम टेबल होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, उसके बाद होल सिलेबस के भी टेस्ट लेंगे। उसका टाइम टेबल या उसका जो एग्जाम किस तरह से होंगे उसके बारे में प्रॉपर आपको गाइडेंस किया जाएगा। चैप्टर सब हो गए, अभी जो रहेंगे तो वो तो अगले महीने तक हो जा रहे हैं। ओके, और बीच में फिर भी डाउट्स कुछ है तो डाउट्स आप पूछ सकते हो, स्टेट बोर्ड के बारे में कुछ डाउट्स है तो स्टेट बोर्ड का भी आप लोड मत लो अभी,
ज्यादा लोड मत लो, क्यों तो ऑलरेडी आपने अगर नीट किया है या ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अगर ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसके बारे में अगर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं। बोर्ड की स्टडी के लिए तो नहीं आने वाला। ओके, 15 दिन में बोर्ड की स्टडी बच्चे करते हैं एक एक सब्जेक्ट। ओके, या कोई भी सब्जेक्ट अगर रहेगा बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो उसका अभी तो बहुत से बच्चे टेंशन ले लेते कि सर हम बोर्ड का कैसा करेंगे, अभी नवंबर महीना आ रहा है। तो बोर्ड का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। भले आप इंग्लिश या जो भी आपका क्रॉप साइंस वगैरह है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, एक एक घंटा उसका पढ़ाई करो। ओके, वो 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करो। अभी फिजिक्स का है तो ये ऑलरेडी हो गया है, उसमें आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और वो रिवीजन तो हम खुद करके देने वाले हैं। बोर्ड को पॉइंट टू पॉइंट जो भी न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करें। 2 से 3 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा, और दोनों लोग होने की वजह से मैं एक चैप्टर लूंगा, सर एक चैप्टर लेंगे, तो 16 चैप्टर को लिए उतना वक्त नहीं लगेगा। ओके, एक महीना में पूरा कवर होता है सिर्फ फुल्ली। फिर उस 1 मंथ में फुल्ली आपको बोर्ड पर ध्यान देना है, और उससे कनेक्टेड नीट के भी टेस्ट लेते हैं हम, मतलब नीट भी भूलना नहीं है। ये तो सिर्फ बोर्ड कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना बोर्ड कर रहे हैं और नीट का पूरा भूल जा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जनवरी एंड तक बोर्ड और नीट दोनों पर फोकस रखना। फिर बाद में फरवरी में आप फुल्ली बोर्ड कर सकते हो, फिर इंग्लिश हो या फिर जो भी चारों पांचों सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी रहेंगे, जो ग्रुप है आपका उसके हिसाब से। पीसीएम भी है तो 6 सब्जेक्ट है, अगर मैथ ग्रुप है मतलब कंप्यूटर है तो 5 सब्जेक्ट, क्रॉप साइंस है तो 5 सब्जेक्ट। ओके, तो उसके हिसाब से आपको जो फरवरी और मार्च के जो 10 से 15 दिन है तो वो 1.5 महीने में फुल्ली बोर्ड पर ही ध्यान देना। वैसे तो अभी मतलब जनवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी पढ़ाई करना है, लेकिन कंप्लीट बोर्ड करने के बजाय उसके साथ में साइमल्टेनियस वही सिलेबस के नीट के टेस्ट भी होते रहेंगे। प्योरली बोर्ड मतलब बोर्ड के टेस्ट नहीं होंगे जनवरी में पूरे बोर्ड। मतलब सपोज वीक में हमने 2 टेस्ट रख दिए, एक सपोज गुरुवार मतलब थर्सडे के दिन रखा और एक संडे के दिन रखा, तो जो थर्सडे के दिन रखेंगे उस दिन जो भी टेस्ट है तो वो टेस्ट में ही उसी पर फिर से एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, वही सिलेबस पर जो स्टेट लेवल का सिलेबस है उसी सिलेबस पर नीट का टेस्ट। मतलब आपका 60% नीट भी टच में रहेगा जनवरी एंड तक की, और जो भी स्टेट बोर्ड है वो भी कवर होता रहेगा, मतलब दोनों भी साइमल्टेनियस चलते रहेंगे। इसलिए बोर्ड का ज्यादा हेडेक मत लो अभी। ओके, सिलेबस अगर देखा जाए सिलेबस के बारे में बता दिया, सिर्फ अभी 3 चैप्टर्स मेनली इंपॉर्टेंट है, और चौथा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो 2 दिन में खत्म होता है, मतलब 15 दिसंबर तक के आपका पूरा सिलेबस एंड होगा। ये हो गया सिलेबस के बारे में। अभी अगर रिजल्ट के बारे में अगर बात करेंगे, पीछे वाला जो रिजल्ट है अभी इस साल जो रिजल्ट है तो वो रिजल्ट 628 पर हाईएस्ट है। पिछले साल भी टॉपर हमारे पास ही था 640 मार्क्स, इस साल भी 628 है, उसमें 142 पर हाईएस्ट है जिसका 618 टोटल। शेख जवाद जवाद करके और ऐश्वर्या कदम करके है तो उसका भी टॉपर, मतलब वो भी 141 मार्क्स पर है। ओके, और जो उसके बाद 138 पर फ्रेशर है। सर ने जब अभी बताया कि फ्रेश में ही आपको कोशिश करना है कि रिजल्ट आ सके, आपके पास टाइम बहुत है। आप उस तरह से, ऐसे लॉकडाउन में तो बहुत टाइम था, अभी वो यूटिलाइज किया नहीं किया जाने दो, जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे आपके हाथ में बहुत ज्यादा टाइम। अगर अब से केयरफुली अगर रहेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, सर ने जैसा बताया टाइम टेबल अगर प्रॉपरली करेंगे तो परफेक्टली आपका रिजल्ट फ्रेश में आता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फ्रेशर ही बच्चे ने 595 मार्क्स लिए, वैभव काकड़ेकर। फ्रेश में टॉपर, परभनी टॉपर वही है। फ्रेशर्स में जो रिजल्ट है तो सबसे ज्यादा मार्क्स उसको, और उसको फिजिक्स में 138 मार्क्स। ओके, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, और आपको भी उस तरह से आपको भी ध्यान देना है। भले ही घर पे है लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम और नीट का एग्जाम ये हमको वही डेट को होने वाला है, भले ही पोस्टपोन हो। अभी पोस्टपोन तो होने की चांसेस है ही नहीं, लगभग 0.1% बोल सकते चांसेस। बोर्ड का एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होगा, कि तो धीरे धीरे अभी सब कुछ रिलैक्स हो रहा है, शायद इनके ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं,
अगर ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए तो भी हम उनका ऑफलाइन यहाँ पर क्लास में लेंगे। जब भी स्टार्ट होगा, सपोज 1 दिसंबर को स्टार्ट होगा या 1 जनवरी को, अभी हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते कब परमिशन देगा गवर्नमेंट। तो जब परमिशन देगा उस हिसाब से हम क्लास में भी ले सकते, क्लास में रिवीजन करेंगे, यहाँ पर डाउट्स क्लियरिंग के लिए और ज्यादा उनको बेनिफिट मिले। ओके, और जो भी है स्टडी पर ध्यान दो। जो 2 से 3 मतलब बोर्ड के लिए तो 1 से 1.5 महीना काफी है। उतने समय में पूरे बोर्ड के 16 चैप्टर्स होते ही है, और उसमें भी फिक्स क्राइटेरिया है। बोर्ड के बारे में ज्यादा डरने का जरूरत नहीं। इसके पहले भी बच्चों को बताया है कि जो बोर्ड बुक के नीचे प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो उसी में से न्यूमेरिकल्स इनको पूछे जाते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज करके, कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट वही क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन का अगर बोलेंगे तो हम पिछले 10 से 15 साल से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह आपके देख रहे। मैं खुद 2 से 3 साल मैंने खुद बोर्ड के पेपर्स चेक किए, तो उस वजह से हमको मालूम है कि किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, पॉइंट वाइज बोर्ड में क्या लिखना है, कौन से पॉइंट को मतलब फॉर्मूले को आधा मार्क्स होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन को आधा मार्क होता है, और फिर आगे कैलकुलेशन को 1 मार्क रहेगा। वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स कितना हार्ड है उसके बेसिस पर रहेगा। एक फॉर्मूला एक कैलकुलेशन बोलेंगे तो जब जनरली 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आता है, और 2 फॉर्मूले और 2 अगर उससे कनेक्टेड कैलकुलेशन है तो उसको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमको मालूम है इसमें। और बोर्ड का जो सेटिंग, पेपर सेटिंग जो रहेगा, तो वो कंपलसरी उनके क्वेश्चंस फिक्स है। जो हम पेपर लेंगे फाइनल के, जो एक एक चैप्टर के, जो सिंगल सिंगल चैप्टर के टेस्ट लेंगे जनवरी में, ओके, और जो होल सिलेबस लेंगे उसी में से क्वेश्चंस आते। अभी 100% हम गेस नहीं बोलते, गेस नहीं देते हम। गेस बोलेंगे तो सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करते बच्चे ने, तो सर आप रोटेशनल डायनेमिक्स का गेस दे दो, सिर्फ उतने ही पॉइंट्स मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। हम गेस नहीं देते, तो गेस आया तो अच्छा, नहीं आया तो फिर फेल हो जाएंगे। फिर अगर गेस ही देना था तो 2 साल इतना मेहनत लेने का जरूरत नहीं, आपको भी जरूरत नहीं था और हमको भी पढ़ाने का जरूरत नहीं। गेस पे रहो ही मत, कोई भी रहने दो, कोई भी सब्जेक्ट आप पूरा फुल स्टडी करो ना, क्यों तो किया ही है, उसको सिर्फ रिवीजन देना। और पॉइंट वाइज जनरली आते हैं, मतलब जो भी हम टेस्ट में डालते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं एग्जाम में, लेकिन 100% हम भी नहीं बोल सकते कि आएगा ही। हमको प्रेडिक्टेबल रहता है कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ पर पैरेलल एक्सिस, जो भी रोटेशनल मोशन, वो आता ही है, तो वो हमको मालूम है। उसके एप्लीकेशन में कभी कभी स्फीयर पूछा जाता है, कभी डिस्क पूछा जाता है, तो कुछ भी आया तो भी आप इजीली वो सॉल्व कर सकते, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको जो भी पेपर्स लेंगे वो ध्यान में रखना है, उसके क्वेश्चंस ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से पेपर्स सॉल्व करना है। बोर्ड का बहुत ज्यादा हेडेक मत लो, अभी जो चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो। कि तो 15 दिसंबर तक या 31 दिसंबर तक आपको जो टाइम टेबल दिया, अभी नीट का टाइम टेबल कल या परसों आपको दिया है, वो वो टाइम टेबल के हिसाब से आप स्टडी शुरू रखो, उसमें ब्रेक मत करो। हाँ, 1 जनवरी से पूरा फुल्ली आप भले ही बोर्ड तो बोर्ड ही करो, उसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। और यही करते हैं तो उन बच्चों का नीट का रिजल्ट आता, नहीं तो फिर बोर्ड का रिजल्ट आता। बोर्ड में ऐसा होता है ना, बहुत बार बहुत बच्चे, हमारा 90 क्या वो है, 90 अब वो इतने बच्चे हैं, लेकिन उनको अगर नीट में देखेंगे तो 400 450 के अंदर ही है बच्चे। फिर ऐसा बोर्ड का रिजल्ट क्या जरूरी है? ये तो बोर्ड के रिजल्ट पर आपका नीट का नंबर या फिर जो भी है सीईटी जेडबल, इसमें आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला बोर्ड के मार्क्स पर। तो इसलिए जो भी हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, और ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर आप बता रहे अभी जनवरी में स्टडी करके भी 90% लाने वाले बच्चे अभी 10 एक बच्चे हैं, 8 से 10 बच्चे जनवरी में बोर्ड का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले पूरा नीट 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 कवर कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली बोर्ड भी कवर हो रहा ही है, उसका टेंशन ज्यादा लेने का जरूरत नहीं। और इस साल जो रिजल्ट आया है लॉकडाउन होने के बावजूद, उसमें 13 मार्च से लेके जो 13 सितंबर तक के इतने टाइम इंटरवल में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट तो बच्चों से हुआ ही नहीं, रेगुलर वाले बच्चों से ही नहीं हुआ, रिपीटर्स से भी नहीं हुआ। तो भी उन बच्चों ने कंटिन्यूअस कांटेक्ट, और जो हमारा प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट है या टाइम टेबल है,
वो पूरा सोच कर हम टाइम टेबल बनाते हैं, और वो टाइम टेबल एक भी दिन उनको ऐसा गैप नहीं, आज पेपर हो गया, कल का एक गैप, परसों एक पेपर। चैप्टर वाइज टेस्ट लिए, 3-3 बार चैप्टर वाइज टेस्ट लिए, रिपीटर्स के, स्टेट बोर्ड के, मतलब जो रेगुलर बच्चे हैं उनके भी, और जो डाउट्स आ गए वो डाउट्स के लिए वो ज्यादा पूछते, मतलब व्हाट्सएप पे भेजना या उसको हमने रिप्लाई करना, ये बहुत ज्यादा। मैं ये 2-3, मतलब जो समर सीजन था उसके अंदर भी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। अभी जो करना चाहते हैं वो उन्होंने तो किया ही है, अब जो नहीं कर रहे थे, जो बहुत बोर हो गए, उनके रिजल्ट में भी प्रॉब्लम, अभी फिर से वो रिपीट कर रहे। तो आपके जो भी आपका जो डिसीजन है, तो डिसीजन जब ले रहे हैं आप, तो आपको पक्का यहाँ पर इस साल लगना ही है एमबीबीएस को, ऐसा ध्यान में रखो, तो ही आप अच्छे से पढ़ाई करके इस साल रिजल्ट ला सकते हो। नहीं तो लॉकडाउन है, घर पे बैठेंगे, कैसा समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ये आप छोड़ दो। क्यों, तो अभी टाइम पीरियड, तो एग्जाम तो उसी दिन होने वाला है, भले ही लॉकडाउन रहने दो, ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन लो, उसका कोई, तो आपको खुद को करना है, रिजल्ट आपको, मतलब आपको खुद को एग्जाम देना है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। ओके, और टेस्ट सीरीज जो है, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोर्ड का जब एग्जाम होगा, अगर बोर्ड का एग्जाम 10 से 15 मार्च के बीच में खत्म होता है, रेगुलर हर साल के हिसाब से, तो उसके बाद हम फिर से एक 45 डेज का एक रिवीजन, नीट को भी पूरा रिवीजन देते हैं, पूरे जो 19 चैप्टर है नीट के, और जेडब्ल्यू अगर बोलेंगे तो उनके 20 चैप्टर्स, तो इनका पूरा फिर से रिवीजन देते हैं। स्टेट, मतलब सॉरी, एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन, पॉइंट टू पॉइंट पूरा क्लियर करता है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, क्योंकि तब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए उतना समय नहीं होता, हम कंसेप्ट क्लियरेंस करते फिर से एक बार। तो पेरेंट्स को इतना ध्यान देना है कि उनको टिल द एंड ऑफ अप्रैल, या फिर जो भी नीट का एग्जाम या जेडब्ल्यू का एग्जाम है, उस एग्जाम के 2-4 दिन पहले तक उसने लाइव क्लास या यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास अगर रहा, तो उसके लिए प्रेजेंट रहना ही है। अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमारे जो गाइडेंस है, या कब क्या बोलना है, जैसा अभी ये पेरेंट मीटिंग का अलग व्यू है, इसके पहले जो पेरेंट मीटिंग था जनवरी में जो हुआ था, उसमें अलग गाइडेंस था। वैसे हमारे गाइडेंस भी स्टेप बाय स्टेप, जैसा जैसा सिलेबस चेंज, मतलब खत्म होता है, कौन से स्टेज पर है, उसके हिसाब से आगे प्रेडिक्टेबल हमारा गाइडेंस होता है। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे, लाइव क्लास नहीं करेंगे, तो हम जो बोल रहे हैं तो वो आप तक नहीं रीच होगा, आपका आप तक जाएगा ही नहीं। फिर आपको कंफ्यूजन होगा, सर कैसा करना, हमको पढ़ाई के लिए अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि फिजिक्स करो या बायोलॉजी करो या केमिस्ट्री करो, ऐसे हर साल केसेस आते, बहुत जमलिंग हो रहा, क्या करना। तो ये जो है, तो ये रिमूव करने के लिए, या ये हम हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना है, प्रॉपरली जो भी हम गाइडेंस दे रहे उसके हिसाब से स्टडी करना। जैसा दिसंबर एंड तक नीट का स्टडी कंटिन्यूएशन में, उसके बाद में बोर्ड का स्टडी, बोर्ड का एग्जाम होने के बाद में फिर से रेगुलर क्लास, जो भी ऑफलाइन रहने दो ऑनलाइन रहने दो, व्हाटएवर इट, वो भी रेगुलर क्लास, उसमें प्रॉपर गाइडेंस। क्यों, तो जब रिवाइज करते हम, तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी स्ट्रेस दे। जैसा मेजरमेंट चैप्टर है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, इरस पे आएगा या फिर डायमेंशन पे आएगा, कौन से डायमेंशन पर आ सकता है, इस पर ध्यान दो। अभी रेगुलर रूटीन में उतना नहीं होता, बताते हैं लेकिन बच्चों के भी उतना याद नहीं रहता, तो लास्ट में जब बताते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा सेमीकंडक्टर चैप्टर अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसमें हम बताते हैं कि गेट्स पर एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, या जो भी पहले ट्रांजिस्टर है तो उस पर एक क्वेश्चन आता ही है, या डायोड्स पे एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसा हम हर साल बताते हैं, लेकिन कब, रिवीजन के बैच में वो प्रॉपरली बताते हैं। अभी बोर्ड का जब रिवीजन स्टार्ट होगा, उसमें भी कंपलसरी बताएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों चैप्टर्स है न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें बताते कि कौन कौन से पॉइंट पर स्ट्रेस दो, ये बड़ा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। तो जो रेगुलर रहेंगे उन तक ही ये पहुंच पाए, जो अब्सेंट रहेंगे, सर हम कैसा करो, हमको पढ़ाई को टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर उन तक ये रीच ही नहीं, उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर उनको उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो पेरेंट को और स्टूडेंट को इतना ध्यान रखना है, जो भी हम
पीरियड्स के बारे में या टाइम टेबल आगे का जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको रेगुलर रहना। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सोचते हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम रिपीट ही करेंगे, अगले साल ही देखेंगे। सर ने जैसा बताया है, जो रेगुलर में 100% देगा उसी ने रिपीट करना चाहिए। भले इस साल रिजल्ट आओ ना आओ, वो पॉसिबिलिटी अलग है, हो सकता, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। और जितना हम मेहनत करेंगे तो उतना, अगर रिपीट भी करेंगे तो उसमें उससे ज्यादा स्कोर आए। लेकिन इस साल कुछ भी नहीं कर रहे, पूरा ब्लैंक है, और कैसा तो भी बोर्ड पास आउट कर दिया और फिर बोलेंगे सर रिपीट करना है, तो हम वो बच्चा देखकर ही पेरेंट को पहले ही बता देते कि सर इसमें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी गाइडेंस देते हैं। अभी करंट इस साल भी हमने 5 से 10 बच्चों को ऐसा उनके पेरेंट को बोल दिया कि सर इनको रिपीट मत कराओ, जो कोर्स मिला उसको एडमिशन दे। क्यों? तो उसका रिजल्ट आने वाला ही नहीं, उसका बेसिक कंसेप्ट ही, उसने कुछ मेहनत ही नहीं किया 2 साल, कुछ तो भी किया करके किया और फिर बोल रहा अब मैं सीरियस होऊंगा, तो ऐसा नहीं चलता। 11th-12th में फिजिक्स के बारे में तो भी नहीं चलता, बायोलॉजी केमिस्ट्री चलेगा, वो हमको मालूम नहीं, उसके बारे में उतना मालूम नहीं। ये तो केमिस्ट्री करता है, बायोलॉजी करता है, फिजिक्स क्या किया क्या नहीं किया, 2 साल के ऑब्जर्वेशन में हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है बच्चा क्या कर रहा है। तो ये अच्छा करो तो ही चांस बन पाएगा, मतलब इस साल ही लगना है। अगर नहीं लगा तो रिपीट में भी आपको चांस बनना चाहिए, करने का चांस मिलना चाहिए। नहीं तो कैपेसिटी नहीं है और फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे रिपीट करने वाले 50,000 नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे पूरे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे, 1.5-2 लाख तो रिपीटर ही होंगे। अगर ओवरऑल अगर महाराष्ट्र का 2 लाख स्ट्रेंथ है इस साल एग्जाम देने वाला, तो उसमें से 50,000 तो रिपीटेड रहेंगे, 50 से 60। और इनको कंपटीशन भी ज्यादा है, स्कोरिंग भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, अभी फ्रेशर जो थे, सितंबर में एग्जाम दे दिया, अभी 6 महीना क्या करना है, तो फिर से एक रिपीट कर लेते हैं, यूं भी ये साल आधा चला गया तो और रिपीट कर लेंगे। तो वो एक कंपटीशन इनको एडिशनल है। पिछले साल के रिपीटर तो रहेंगे ही, और ये 6 महीना में जो फ्रेशर है वो भी रिपीट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो है ही, लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा काम है। फ्रेश में भी रिजल्ट, पिछले साल भी शेख हाजे करके फ्रेशर में रिजल्ट था 537 मार्क्स, तो उसका भाई भी अभी है। तो पॉजिटिव रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, डाउट्स है तो पूछते जाओ। और पेरेंट्स ने भी मतलब हमारे इन कांटेक्ट, फोन से कांटेक्ट करो, कांटेक्ट कर सकते हो, ओके, या मिल सकते हो। अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो उसके बारे में आप मिल सकते हो। लेकिन जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चा नहीं करेगा। तो ये लॉकडाउन में क्या हो गया, बच्चे हैबिचुअल, दूसरे ही हैबिचुअल ज्यादा हो गए, टीवी देखना या मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे ही टाइम पास ज्यादा चल रहा है। सिर्फ ऑनलाइन क्लास के इतना ही उनको मोबाइल दो, या एग्जाम रहेगा तो उतने ही समय के लिए मोबाइल दो, और अच्छे रिजल्ट के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसके आगे जो गाइडेंस है, तो उसके लिए मैं पाटिल सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आगे का सर बोलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच परिहार सर। अब मैं गाइडेंस तो अब मेरा हो चुका, मैं ज्यादा गाइडेंस नहीं करूंगा। खाली एक सूचना थी, थोड़ी सी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट थी, सूचना भी नहीं। जैसा कि हमने कहा था कि 15 नवंबर 15 दिसंबर तक, दिसंबर एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बराबर। फर्स्ट पेरेंट मीटिंग में बताया था हमने। तो उसमें बीच में लॉकडाउन आया, तो भी हमने वो ओवरकम करके हमारा वादा तो हम कंप्लीट कर रहे बराबर। तो ऐसा एक वादा आपने भी किया था कि 15 अगस्त तक हम फीस की आखिरी जो ये है किस्त, इंस्टॉलमेंट है, वो भर देंगे। फिर हमने जून में बात की, जुलाई में बात की, अगस्त में बात की। फिर अगस्त में जो बच्चों ने एकदम 5,000 10,000 भरे, बाकी के कुछ भी नहीं भरे, वो बच्चों का अकाउंट डीएक्टिव किए। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब तक फीस नहीं आ रही पेरेंट की।
हाँ, फीस इसलिए होना जरूरी है क्योंकि हमारे साथ 3-4 लोग काम करते, एक उनकी पगार देना पड़ता, दूसरा वो हॉल चालू रखना है, वो हॉल का किराया देना पड़ता, ये ऑनलाइन वेबसाइट बनाई हमने, उनको भी पैसे देने पड़ते, सब जगह पैसे लग रहे, पैसे कहाँ नहीं लगेंगे। और दूसरी सबसे बात, नहीं लगे तो भी नहीं, अगर हमको पैसे ही नहीं लग रहे तो भी आप पैसे नहीं देंगे क्या? आपको तो फीस भरनी है ना, आज नहीं कल भरनी है, लेकिन आपकी फीस अगर हमारे काम को आई अब तो उसका फायदा है। कुछ पेरेंट ऐसे बोलते हम कहाँ भाग के जा रहे सर, हम भरने ही वाले हैं ना, करेंगे ना, ऐसा ना। क्या होता है बाद में, हमारा हर साल का एक्सपीरियंस है, दिवाली के बाद में एक 2-3 चैप्टर, अभी हमारे जैसे 2-3 चैप्टर रह गए, तो कुछ बच्चे क्या करते, जाने दो ये 2-3 चैप्टर में घर पे कवर कर लेता, फिर पिताजी भी बोलते कि जाने दो, दिवाली के बाद बच्चा गया ही नहीं है तो आगे की फीस ही नहीं देती। फिर बाद में वो बच्चा एग्जाम के बाद इसको आ जाता, नीट के प्रैक्टिस को, तब कहाँ फीस मांगते बैठेंगे, बराबर। तो अपना टाइम पूरा फीस मांगने में नहीं चले जाना। आप हम हमारा काम में अगर कम गिरते हैं तो आप मुझे फोन करके बताओ, सर ये काम आपने बोला था प्रॉपरली नहीं हो रहा, हम उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन आपने भी प्रॉमिस किया था कि अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, तो अगस्त की जगह सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर है, अब तो कंप्लीट होना ना। कुछ पेरेंट तो ऐसा गुस्सा कर रहे कि सर ऑनलाइन तो ले रहे आप, दूसरा क्या कर रहे, ऑनलाइन ले रहे मतलब बच्चों को सिखा रहे नहीं, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे क्या, सब कर रहे ना। अगर हम सब कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फीस कंप्लीटली भर देना, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे तो हमारा भी दिल नहीं करता ऐसा, जोश नहीं आता काम करने का। दिमाग में अगर इधर मैं पढ़ा रहा ऐसा कुछ ना कुछ, और दिमाग में है अरे यार बहुत फीस बाकी है, ये साल ये महीने में हमने घर मालिक को कमिटमेंट दिया था कि हम पिछले 3 महीने का किराया दे देंगे, ये महीने में हमको ये करना है वो करना है, तो हमारे दिमाग में अगर वो चलते रहा तो हम पढ़ाएंगे क्या, इसका इफेक्ट ऑब्वियसली बच्चों पे होता, बराबर। तो पेरेंट ने अपना अपना काम रेगुलरली अपने टाइम पे करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं पेरेंट को बता रहे भी नहीं, पेरेंट का भी दोष नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं सर ने फीस भरने को बोला, ये बता रहे भी नहीं, और फिर हमने जब अकाउंट डीएक्टिव कर दिया तो बाद में पेरेंट का फोन आया, सर आपने डायरेक्ट अकाउंट कैसे डीएक्टिव कर दिया। मैं बोला सर 3 महीने से बोल रहे हो उनको फीस भरो, फिर भी नहीं भरे, नहीं तो मेरे बच्चे ने बताई आई नहीं, तो अब हम बता रहे, अपना काम है एक रेगुलर टाइम में जैसी हो सके। हम कंसेशन दिए ना बच्चों को, टाइम बढ़ा के लिए, हफ्ते बढ़ा के लिए, सब आपके ही मर्जी से हो रहा, सब आपके ही मर्जी से हो रहा, लेकिन आपका काम है हमारी भी थोड़ी बहुत मर्जी रखना। ओके, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पेरेंट ने जिसको डिफिकल्टी है उन्होंने क्या करना है, अपना माइक ऑन करके हमसे सवाल पूछना है। जो भी आपका प्रॉब्लम है पेरेंट ने माइक ऑन कर दो और माइक करके हमें सवाल पूछो, जो भी प्रॉब्लम है कुछ भी। आज का ही दिन है, आप हमें जो चाहे वो गालियां दे सकते, बाद में गालियां नहीं सुनेंगे हम। चलो, कोणत्याही पॅरेंटला काय असेल प्रश्न लवकर विचारून टाका। माइक ऑन करा सगळ्यांनी, सगळ्यांनी म्हणजे ज्याला प्रश्न विचारायचा त्यांनी माइक ऑन करा। केला का माइक ऑन? नाही, कुणालाच काहीच विचारायचं नाही। सांगा, काही डिफिकल्टी असेल सांगा, कोणत्याही बाबतीत। आपण अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे,
बोला, कोण बोलतो? अजून एक महत्व. हा गुड मॉर्निंग सर. हा, दोशी सर बोला. सर स्टार्टला जे तुम्ही चॅप्टरचे व्हिडिओ पाठवले होते ना 3, ते खुशीचे झाले नाही हो. त्याचं रिव्हिजन घेता येईल का? एक मिनिट तिला बोला सर. एक मिनिट हा सर, बोला. हा हा, कोणते बोल ना हो, चॅप्टर कोणते म्हणजे काय मालूम, तू बोल ना. हेलो सर, वो जो फ्लूइड मैकेनिक्स, सस्टेंशन और रिएक्टिव्स आपने लिया है ना, तो उसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ मतलब समझना ही नहीं है। बाकी के 2 चैप्टर तो ठीक है, मतलब वो हो गए। करेंगे ना अपन, उसका भी रिवीजन ले लेंगे. रिवीजन तो लेने ही वाले हैं ना सब चैप्टर का. तो वो कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं. हाँ ओके सर. ठीक. मठपती सर, काही बोलायचंय का? हाँ हेलो, नमस्कार सर. हाँ नमस्कार, बोला सर. हेलो. हाँ बोला सर, थोडासा आवाज हे चव्हाण सर ना. हाँ सर, मी काय म्हणतो की या लॉकडाऊन मुळे 12वी बोर्डाच्या आणि नेटच्या परीक्षा वेळेवर होतील का पुढे सरकतील सर? पुढे सरकण्याची शक्यता आम्हाला थोड्या कमी वाटत आहे. कारण नीट कसं आहे, अगदी एकदम नव्या ताज्या फेज मध्ये असल्यामुळे ते पुढे ढकलल्या गेल्या. परंतु आता जवळजवळ सगळं रिलॅक्सेशन होत असल्यामुळे फार काही पुढे जातील असं वाटतं. तर त्याच्यामुळे आहे तोच आपला रेग्युलर जो फेब्रुवारी मध्ये टेस्ट असते असं गृहीत धरूनच आपल्याला सगळं कंप्लीट करावं लागेल. हा पुढे जर गेलं तर 10 दिवस जातील, तेही जातील का नाही गॅरंटी नाही. तर त्याच्यामुळे आहे तीच तारीख गृहीत धरूनच आपल्याला अभ्यास टाइम टेबल करावं लागेल. ओके सर. थँक्यू सर. हॅलो. हा सर बोला. सर माझा आवाज येतोय? हो पाठक. मी पाठक बोलतोय. हो नमस्कार सर, तुमचं अभिनंदन. तुम्ही अतिशय उत्कृष्टरित्या सर्व क्लासेस कंडक्ट केलेले आहेत आणि होता होईल तेवढं द्यायचा तुम्ही प्रयत्न केलाय. तुम्ही झालं, परिहार सर झालंय, दोघांनी सुद्धा अत्यंत श्रमाने केलंय सर. पण मी एक पॅरेंटही आहे, एक शिक्षकही आहे, त्यामुळे मला असं वाटतंय की हा एक ट्रायंगल नीट जमला तर पोरांना मॅक्झिमम त्याचा आउटपुट देता येईल. बरोबर. आणि त्यामुळे आपल्याला कसं आहे की आता याच्यातील दोन जे आहेत, विद्यार्थी आणि पॅरेंट, त्या दोघांचा रोल जो आहे तो थोडासा जास्त महत्वाचा आहे. अर्थात हे आता ज्या त्या विद्यार्थ्याला कळायला पाहिजे की त्यांनी किती अभ्यास करायचा आणि काय नाही. त्या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला एक सांगतो सर, बिईंग अ पॅरेंट, प्रत्येक पॅरेंट हा आज फ्रस्ट्रेटेड आहे. बरोबर. कारण की कसं आहे माहितीये का, त्याला काहीच माहित नाहीये की माझा विद्यार्थी काय करतोय. आणि जोपर्यंत तुमचा रिझल्ट आला नाही तोपर्यंत, आता तुम्ही बरेचसे उदाहरण सांगितले सर, पण ते फक्त 20% असतील, 30% असतील. 70% उदाहरणं तुम्ही द्यायला हवीत. म्हणजे तुम्ही हे जरी सांगितलं असतं की बाबा अभ्यास करूनही पोरांना जर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नाही घेतले, कारण मीटिंग ही पॅरेंट पेक्षा विद्यार्थ्यांनाच खूप आवश्यक आहे असं मला वाटतंय. आजचा विद्यार्थी थोडासा काय झाला, डायलिमा मध्ये आलेला आहे. ऑनलाईन मध्ये तुम्ही खूप छान शिकवताय, पण त्याला कितपत पोहोचतंय हे कोणालाच माहित नाहीये. ते कसं झालं माहितीये का, त्या देवाला जसं आपण जाऊन पाया पडतो, रोज प्रत्येक जण पाया पडतो, पण कोणाला पावतो हे कोणालाच माहित नाहीये. नाही सर, आता चांगली गोष्ट होतीये. तुम्ही म्हणता ते खरं आहे. फक्त आता त्यांनी अभ्यासिकेला परमिशन देणार आहे. आणि सर यामध्ये कनी तुम्ही बोलत असताना बोर्ड विषयी बोलले, तुम्ही नीट विषयी बोलले. मला थोडासा प्रश्न विचारायचा होता की ज्यांचा मॅथमॅटिक्स ग्रुप आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी आणि अशा प्राध्यापकांनी, अशा पॅरेंट्सनी काय करावं? कारण तुम्ही सीईटी विषयी काहीच बोलले नाही.
नाही नाही, तसं तसं काही नाही. ते आम्हाला तोंडात तोंडात बोलायची सवय अशी लागलेली नीट बद्दल असं. तर सीईटी जेई आता परिहार सर नाही अभ्यास करताना जेई सीईटीचा सगळ्याच सिलेबस कव्हर होईल असंच बोललो आपण. आणि दुसरी गोष्ट मला मला नाही नाही, आणि सगळ्यात तुमच्या डिस्कोर्सवर मला काहीच म्हणायचं नाहीये. नाही पण नाही कसं असतं माहितीये का, की बऱ्याच वेळेस आता एखादा समजा माझ्यासारखा वेडा पॅरेंट असेल हा आणि हा त्याला ह्या गोष्टीतलं जास्त कळत नसेल, तर त्याला वाटतं की अरे माझ्याविषयी काहीच बोलले नाही. नाही नाही. बरं झालं तुम्ही हा विषय काढला, बरं झालं. परिहार सरचं आणि माझं आता एक भरापूर्वी असं बोलणं सुद्धा झालं होतं की आपण जी आता याची एक्झाम टाइम टेबल दिलेला आहे कशाचा जानेवारीचा देणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण एमएसटी सीईटीचे पेपर हे सेपरेट त्यांना वेगळे देणे, याच्यावरच आमची चर्चा झाली. मी आता बोलण्याच्या ओघात आम्ही विसरून गेलो असतील कदाचित, परंतु तुम्हाला याचे वेगळे पेपर सुद्धा भेटणार आहेत एमएसटी सीईटीचे. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. आणि आणि कसं विदाऊट कसं आहे की हे जे आहे ना सीईटीचा किंवा जेव्हा आपण एखादा जेई वगैरेचा विचार करतो तेव्हा हे थोडंसं अप्लाइड आहे, म्हणजे यामध्ये प्रॉब्लेम्स जास्त आहेत. आणि अनफॉर्च्युनेटली काय होतंय की प्रॉब्लेम्स तुम्ही जेवढे घेता, तुम्ही 2 प्रॉब्लेम घेता आणि त्याच्यावर बेस बाकीचे सोडवा असं ज्यावेळेस म्हणता ना, तर एक तर विद्यार्थ्यालाही ते सोडवायचा कंटाळा येतोय किंवा ते सोडवत नाही. जसं तुम्ही 1 to 1 घेत असताना काय करायचे की तुम्ही बघितलं जायचे की उद्या हे 4 सोडवून आणा आणि मला दाखवा. तर तो एक प्रकार जो आहे ना क्रॉस चेक ज्याला आपण म्हणताय. एमसीक्यू जे घेतो ना, ते एमसीक्यूच बोर्डाचे प्रॉब्लेम आहेत असंच गृहीत धरायचं विद्यार्थ्यांनी. अच्छा अच्छा. लक्षात येते का, कारण नाही का बोर्डाचा प्रॉब्लेम आणि एमसीक्यू फार वेगळा नसतो. तर काही नाही, हरकत नाही. आता आपण चालेल. मुलांना जरी आणि क्लास चालू नाही झाले तरीही दिवाळी हा, सीईटीचे परिहार सर पेपर काहीतरी पण बोलतात. वेगळे घेतो सर आपण सीईटीचे पेपर बोर्डच्या नंतर. क्या बात आहे सर, थँक्यू. आणि हा हा. डिफिकल्टी सॉल्विंग पिरियड पण चालू करू आपण. पिरियड म्हणजे ओके ओके सर. ऑफलाईन चालू करू. ओके ओके. सर मृण्मयीची थँक्यू आई सर. बोलते. हा बोला मॅडम, नमस्कार मॅडम, बोला. नाही, मृण्मयी कधी कधी वीकली टेस्ट मिस करते सर. हा 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 तर माझं असं म्हणणं आहे हा की तिने एकदा जर टेस्ट मिस केली तर तिला 1 वीक साठी बसू द्यायचं नाही क्लासला. बर बर. नाही मी नाही, पण ते तिच्या नुकसान समोरच तिचं जास्त सांगते होईल ना आहे. मॅडम. मॅडम बसू येस दिलं नाही सर. तर तिचंच नुकसान जास्त होणार. नाही, बट शी सर शुड क्लास नो if there is a punishment for her absence in the test, then she will not miss the test. नाही, आता आम्ही 11वीला चालू केलं तर 2 दिवस त्यांना बंद करायचं, हा परंतु हा हा. result चांगला नाही आला म्हणून मग पुन्हा आम्ही ते आमचाच निर्णय बदलला आम्ही. नाही नाही सर, कधी कधी काय अभ्यास करते ती हा हा आणि पेपर देत नाही, मग इट इज व्हेरी रॉंग थिंग आय थिंक नाही सो. आणि कारण की जजमेंट द्यायला किंवा त्या वेळेमध्ये परीक्षा देणं हे फार अत्यंत, एकदा अभ्यास नाही झाला, 0 मार्क निगेटिव्ह मार्क पडले तरी मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. बरोबर बरोबर आहे. नाही ते आता काय करू, काय करू की ज्यांनी टेस्ट नाही दिल्या त्यांची लिस्ट आपण ग्रुपमध्ये टाकत जाऊ. येस सर, येस सर. म्हणजे किमान त्यांना ते तरी लक्षात येईल की अरे आपले नाव ब्लॅक लिस्ट मध्ये दिसत आहेत, असं तरी येस सर. समजून येईल ते. आता ते तरी करू प्रकार आपण. ओके सर, थँक्यू. अजून काही मॅडम? नाही सर, बाकी तर ओके आहे. तुमचं जसं सिलेबस चाललं सगळं ओके आहे. फक्त आता यांचं पोरांचं आहे काय, कसं करतात काय नाही आता त्यावर आपण आहे. एकदा एकदा दिवाळीच्या नंतर मी यांना प्रत्यक्ष भेटणार आहे, 15-15 जणांचा ग्रुप करून. ओके सर. ते तसं प्रत्यक्ष भेटल्याशिवाय हे गोष्टी सॉल्व्ह होणार नाहीत. येस सर, येस. मी इकडे भेटेल आणि परिहार सर तिकडच्या बॅचला भेटतील. हा, चालतंय सर. बरं आहे. ते थोडंसं कसं होतं, मुलांना थोडंसं ते बॉदरेशन होतं आणि तुमचं जर रेग्युलर हे राहिलं ना दोघाही सरांचं, तर ते थोडंसं मुलं बुस्टअप होतात, मोमेंटम त्यांना मिळत राहतो असं नाही, आहे. प्रत्यक्ष बोलावंच लागणार आहे, प्रत्यक्षातच बोलावं लागणार आहे, हो. असं ग्रुपमध्ये बोलून नाही चालत. येस सर. थँक्यू. ओके सर. हो, थँक्यू. अजून कोणतं कुणाचं काही प्रॉब्लेम आहे का काही?
ठीक आहे, नसेल तर एकदा काय करा, मग समजा काही अजून प्रॉब्लेम वाटलेच तुम्हाला, मग आम्हाला प्रत्यक्षातही कॉन्टॅक्ट करा, परिहार सरला, नाही तर मला. गुड मॉर्निंग सर. हाँ वेरी गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर. हाँ बोलिए. हम आयशा हाशमी की मम्मी बोल रही. हाँ बोलिए मैडम. हाँ वो आपकी टीचिंग तो बहुत इजी है. हमारी बच्ची मगर बहुत डरती है आपसे क्वेश्चन करने के लिए. और जब वो स्टडी करने बैठती फिजिक्स की, तो कैसे स्टडी करना, आप बोले ना 4 घंटे बैठना, तो 4 घंटे. हाँ, कल के लेक्चर में मैं बच्चों को वो पूरा स्टडी कैसे करना है एक बार फिर से रिवाइज करके बताऊंगा. वैसे बच्चों को बोलने वाला है, फिर भी हाँ बोलिए. कल मैं 15 से 20 मिनट तक बच्चों को अभी आगे के दिन में टाइम टेबल भी कैसा बनाना, स्टडी करते वक्त फिजिक्स का क्या पहले पढ़ना, सब बताऊंगा कल के लेक्चर में. हाँ, वो फिजिक्स नाम से डायरेक्ट भी सवाल करने को अगर डर लगा, सपोज वैसे लगना नहीं चाहिए, फिर भी लगा, हाँ, तो आप क्या करो, व्हाट्सएप पे सवाल भेज दो. जी. हाँ, फिर जी. मैं वो ओके करके सर. उसके आंसर देते जाऊंगा. थैंक यू. चलो, थैंक यू. सर हाँ पाठकच बोलतोय. हाँ सर बोला. तुम्ही एवढं सोपं करून फिजिक्स शिकवता, खरंच एवढं फिजिक्स सोपं आहे का हो? फिजिक्स खरंच सोपं आहे, फक्त ते समोरच्यानं मान्य हवं. आय एम जस्ट किडिंग सर. ते खरं फिजिक्स सोपंच आहे, माझं तर म्हणणं सोपं आहे, फक्त काय त्याच्यात एकदा इंटरेस्ट यायला पाहिजे. नाही, तुम्ही आता एका पॅरेंटला विचारलं काही प्रॉब्लेम आहे का, हा हा सर मला तर वाटतं सगळेच प्रॉब्लेमॅटिक आहे. नाही, त्याच्यात तसं सुरुवातीच्या काळात थोडं दुर्लक्ष झालं मुलांचं समजा, तर मग तो प्रॉब्लेम वाढत जातो, दुसरं काहीच नाही. याच्यात पहिल्या दिवसापासून थोडं अलर्ट राहिलं ना, तर ते सोपं वाटायला लागतं. एक्झॅक्टली. चालेल. 2 बिट्स आहे. मॉडर्न थिंकिंग पूर्ण 7-8 बिट्स आहे. त्यामुळे काहीच व्हेरी इझी आहे. काय हॅलो सर, नमस्कार. हा बोला मॅडम. हा, वैदेही पाठकची आई बोलतेय मी. हा बोला ना मॅडम. हा सर, एक तर पहिल्यांदा तर तुमचं क्लासचं कौतुक करेन की तुमचं प्लॅनिंग अगदी व्यवस्थित आहे. मुलांना वेळोवेळी गायडन्स असतो, कारण सकाळचे जे मुलांचे लाईव्ह क्लास होतात तर आमचे ते ऐकण्यात येतात बऱ्यापैकी घरातच असल्यामुळे. तर वेळोवेळी गायडन्स खूप छान असतो. फक्त रिक्वेस्ट एक करायची होती की थोडं बोर्ड आणि सीईटी, कारण कितीही मुलं नीट आणि जेईची तयारी करत असले तरी बरीचशी मुलं ही सीईटी वर पण डिपेंड असतात. तर त्या दृष्टीने थोडंसं मार्गदर्शन आणि त्या दृष्टीने थोडा अभ्यास कसा करावा, त्याचा पॅटर्न नेमका कसा आहे सीईटीचा, तर हे थोडंसं मुलांना स्पष्ट करून सांगावं, एवढी विनंती आहे. उद्याच्या लेक्चर मध्ये मी काय करतो, सीईटीचं क्लिअरिफिकेशन, स्टडीचं, टाइम टेबलचं, तीनही क्लिअर करून देतो मुलांना. ओके, थँक्यू. थँक्यू मॅम. बोला ना मॅडम. हॅलो. हा बोला सर. सर मी दिव्या गुलदगड्याचा भाऊ बोलतोय. हा हा बोला. सर काय मुलं कसं असतात की भितात क्वेश्चन विचारायला सरांना, तर म्हणजे ज्यांचे ते हे असतात प्रॉब्लेम्स असतात ते तुम्हाला विचारू शकत नाहीत सर. तर तुम्ही काय करत जा की म्हणजे तुम्हीच म्हणजे कोणत्या पण अल्टरनेट स्टुडंटला 1-2 क्वेश्चन विचारायचे, म्हणजे कसं सर की त्यांना ती कन्सेप्ट क्लिअर आली का वगैरे नाही तर ती समजून जाईल सर. आता याच्यात 156 विद्यार्थी आता ऑनलाईन सध्या करतात, तर 156 विद्यार्थ्यांमध्ये आता मी अल्टरनेट जर विचारत गेलो समजा एखाद्याला, तर त्याच्यात तुमच्या मुलाचं नाव येईलच याची गॅरंटी काय, आणि कुणाला नाही समजलं हे मला कसं समजणार. ह्याच्यात पेक्षा बेस्ट वे असतो, सगळं काही टीचरनं करण्यापेक्षा मुलांनी फक्त माझा प्रॉब्लेम आहे एवढं जरी मला मेसेज केला ना,
तर मी काय प्रॉब्लेम आहे म्हणून फोन लावेल. पण मला कळायला तरी पाहिजे ना की कुणाचा प्रॉब्लेम आहे. नावं घ्यायला काही हरकत नाही, कुणाची नावं घेणार. 156 मुलं आता सध्या 160च्या वर मुलं लाईव्ह लेक्चर करतायत. आता ह्याच्यात 160 एका पिरियड मध्ये तरी घेणं शक्य आहे का नावं? तेही नाही शक्य. बरं, मागच्या 2-3 पिरियड मध्ये नावं घेऊ म्हटलं आपण, पहिल्या पिरियड मध्ये कुणाची नावं घेतली ही लक्षात येत नाही. आणि जे सतत विचारतात ना त्यांचीच नावं डोक्यात येतात. असंही प्रॉब्लेम आहे. तुमचं म्हणणं 100% खरं आहे. आता वर्गात असताना आम्ही काय करतो माहिती का, असं एखाद्या विद्यार्थ्याकडे ज्याला चेहऱ्यावर कन्फ्युजन आहे की त्याच्याकडे बघून सांगतो की अरे हा चल तू सांग, मग तो करतो वर्गात असल्यावर. इथं आम्हाला बेसिक प्रॉब्लेम आहे, यांचे चेहरेच बघायला भेटत नाहीत. तर त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम येतोय, दुसरं काहीच नाही. ठीक आहे सर, थँक्यू. नुसतं जरी मला म्हटलं की सर माझा प्रॉब्लेम आहे, काय प्रॉब्लेम ती नका सांगू, मी फोन लावेल. लक्षात येते? ओके सर, थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो सर, मी निशा रेखाची बहीण बोलतीये. निशाला कसा प्रॉब्लेम आहे ना की तिला एकदम एक्झॅक्टली पॅटर्न नाही कळत सीईटीचा. म्हणजे आता मी कसं मेन्स केलेलं आहे, तर ती मला असं कधी कधी बोलताना विचारते की दीदी आता हे जर टेक्स्टबुक आहे त्याच्यामध्ये मी एक्झॅक्टली कोणता पार्ट करू. लाईक तिने मला एकदा विचारलं होतं की हे डीड यू नो आहे, तर हे केमिस्ट्री मधले डीड यू नो किंवा फिजिक्स मधलं जे पण असेल अशा पण गोष्टी करायच्या का. तर तिला एक्झॅक्टली पॅटर्न माहित नाहीये सीईटीचं की काय येऊ शकते काय नाही. कोणतेही नीट असो, जेई असो, सीईटी असो, यात पॅटर्न नावाचा प्रकार नसतो. यात लाईन टू लाईन स्टडी असते. लाईन टू लाईन, इन बिटवीन लाईन पण असतं फिजिक्स मध्ये. लक्षात येतं का? तर ह्याच्यामध्ये नाही का, या पॅटर्न जर फिक्स असला असता समजा नीट किंवा एमएसटी सीईटीचा, जसा बोर्डाचा पॅटर्न असतो की याचं वेटेज इतकं त्याचं वेटेज तितकं, असा जर पॅटर्न जर फिक्स राहिला असता तर तो आम्ही केव्हाच मुलांना दिला असता, 100% दिला असता. याच्यात तुम्ही लाईन टू लाईन क्लिअर करा तर तुम्हाला जमेल. हा, आता त्याच्यात एक गोष्ट होऊ शकते, सर मला मिनिमम 50 पैकी मला 30च मार्क घ्यायचे, मला त्याच्यावर मार्कच घ्यायचे नाहीत, असं जर सांगितलं तर मग आम्ही त्याला काय म्हणू शकतो, तू हा टॉपिक कर महत्वाचा, तो कर, किंवा हा करू नको. लक्षात येतंय का? पण ज्याला 50 मार्काचं टार्गेट ठेवायचंय त्याला लाईन टू लाईन करायचं आहे. कोणत्याही पॅटर्नचा विचार न करता करायचा आहे. कोणता हा टॉपिक हेवी वेटेज आहे, तो लाईट वेट आहे. आता एखादा चॅप्टर मला समजा सर्क्युलर मोशन चॅप्टर खूप सोपा जातो आणि रोटेशनल मोशन चॅप्टर समजा खूप अवघड जातो, असं गृहीत धरू सपोज. सर्क्युलर मोशन मध्ये एक एमसीक्यू असा येऊ शकतो जो तुम्हाला येत नाही, म्हणजे तो सोपा जाऊनही परीक्षेत तो चॅप्टर तुम्हाला अवघड गेला. आणि रोटेशनल मोशन मध्ये एखादा एमसीक्यू असा येऊ शकतो जे नेमकं तुम्हाला येतो. त्यामध्ये पॅटर्न हा प्रकार एक्सप्लेनच करू शकत नाही आपण. आपल्याला लाईन टू लाईन करायचं. हा, म्हणजे ती अशी म्हणत होती की जे नीट वाले स्टुडंट्स आहेत त्यांना असं आहे की लाईक हे बुक्स आहेत, तर तुम्ही हे करा, देन यू कॅन स्कोअर वेल. तर तसं सीईटी साठी फक्त बोर्ड बुक आहे, और देयर आर एनी अदर रेफरन्स दॅट यू कॅन स्टडी. आपण पहिलेही सांगितलेलं आहे, 11वीतच असताना सांगितलं की ज्यांना एमएसटी सीईटी करायचं त्यांनी मार्व्हल कम्प्लीट करा, प्रज्ञा कम्प्लीट करा, किंवा विद्याभारती कम्प्लीट करा, कोणतंही चालतं. मार्व्हल जरी तुम्ही कम्प्लीट केलं बापट सरांचं पुण्याच्या, तरी तुमचं एमएसटी सीईटी मध्ये खूप चांगला स्कोर येऊ शकतो. आणि तिला अजून असा एक प्रॉब्लेम आहे की म्हणजे आज समजा एखादा टॉपिक कव्हर झाला आणि तुम्ही त्याच्यावरती एक्झाम घेतली, तिला एक प्रॉपरली स्टडी करेल आणि तिला मार्क्स पण चांगले भेटतील. पण तिचं असं होतं ना की समजा 7 दिवसानंतर किंवा 8 दिवसानंतर मी तिला एखादा रॅन्डम क्वेश्चन विचारला त्याच टॉपिकवरचा, तर ती काइंड ऑफ म्हणजे ती लक्षात नाही राहत, आपण असं म्हणू शकतो. ती एकदम जम्बल्ड होऊन जाते. आणि मेन एक्झामच्या वेळेस तोच प्रॉब्लेम होतो पोरांना की इतका सारा सिलेबस आणि मग ज्या गोष्टी सोप्या आहेत त्या पण येत नाहीत. तर मग अशा वेळेस काही टिप आहे का? मी याच्यावर मुलांनाही मी असं बोलताना बोललो, वर्गात बऱ्याचदा बोलतो की आम्ही जे टीचर्स, आम्हाला सगळे चॅप्टर कोणत्याही वेळेस कोणताही विचारला तर आन्सर देता का येतं, याचं रिझन आहे आम्ही रिपीट करतो. एक गोष्ट 10दा 20दा 50दा रिपीट होतात आमच्याकडे मागच्या 15 वर्षात.
आणि रिपिटेशन आणि प्रॅक्टिस होते आमची, म्हणून आम्हाला त्याचं उत्तर देता येतं. मुलांना सुद्धा हे शक्य आहे. त्यांनी जर एखादी गोष्ट, एखादा चॅप्टर, एखादा फॉर्म्युला सतत रिपीट केला, आता 2 वर्षाचं पूर्ण यांचा कालावधी आहे, या 2 वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी सर्क्युलर मोशन कितीदा वाचला, किंवा तुम्ही थर्मल एक्सपान्शन चॅप्टर कितीदा वाचला, त्याला किती रिपिटेशन्स दिलेत, याच्यावर डिपेंड आहे तुमचं रॅन्डमली क्वेश्चनचा आन्सर देता येतं का नाही. याच्यावर उपाय एकच आहे की तुम्ही सतत वाचत राहा. 4 तास वेळ द्या फिजिक्सला, त्यातले 2 तास मागचे सगळं रिपिटेशनला द्या. आता उद्या मुलांना तेच सांगतो उद्या मी की मागचं रिपीट कसं करायचं, करंट टॉपिकचा अभ्यास कसा करायचा, दोन्हीचं बॅलन्स कसं साधायचं. उद्याच्या लेक्चरमध्ये मुलांना 100% हेच सांगतो. ओके सर, थँक्यू. आणि अजून महत्वाचं, जे सीईटी चे मुलं आहेत, MST सीईटी स्टेट बोर्डची सीईटी देणारे, तर त्यांच्यासाठी आता नवीन सिलेबस नुसारचे बुक वापरावं लागतील त्यांना. त्याच्यामध्ये आता नवीन एक माझ्याकडे एक सॅम्पल आलंय, सॅम्पल कॉपी PLPN ची एक नवीन सिलेबस नुसार आलेली, तर ते तुम्ही बुक्स घेतले तर खूप चांगलं, तुम्हाला त्याच्यामध्ये सगळे कन्सेप्ट भेटतील. नवीन सिलेबस नुसार जस्ट तयार झालं, माझ्याकडे 2 दिवस अगोदर आले, सॅम्पल कॉपी झाल्यात. PLPN निकिता पब्लिकेशन म्हणून मार्केटमध्ये पण अवेलेबल झाले असते. तर जुने जे मार्वल वगैरे आहेत ते पण आहेत समजा, पण आता एक्झाम म्हणजे नवीन जो सिलेबस जून मध्ये चेंज झालाय, तर त्यानुसार हे पुस्तकं सगळे तयार केले, त्याच्यात ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे पण त्या टाईपचे दिलेले, तर ते खूप युजफुल राहील तुमच्यासाठी. निकिता पब्लिकेशन PLPN, हो सर, प्रज्ञाज PLPN म्हणून बुक आहे, तर सीईटी वाल्यांनी ते पुस्तक घ्या. चालतं. मला वाटतंय पालकांच्या कंप्लेंट्स, शंका, विचार सगळे झाले असतील. थोडीशी माझी बॅटरी आता लो होते. हॅलो, हा बोला. गुड मॉर्निंग सर. हा, व्हेरी गुड मॉर्निंग. हा, कौशिक चाय बोलते. हो हो, बोला ना. हा सर, बाकी काही नाही, त्याचा अभ्यास वगैरे व्यवस्थित सुरू आहे, पण थोडस त्याला असं एक 8-10 दिवस झाले चॅप्टर होऊन की थोडस विसरल्यासारखं होतंय. रिव्हिजन आवश्यक वाटते आम्हाला, तर त्यासाठी काय करावं त्यांनी? आता त्यांनी रिव्हिजन करावं म्हणूनच आपण आठवड्यातून 3 टेस्ट ठेवल्यात. आता बर, आठवड्यातून 3 टेस्ट ठेवल्या की कंपल्सरी त्यांना जुने चॅप्टर रिवाइज करावंच लागणार आहेत. हा, थोडस फिजिक्स मध्ये त्याचा स्कोर कमी येतोय. फिजिक्स मध्ये थोडस कमी येतोय त्याचा. नाही, वाढेल, थोडासा वाढेल, काही हरकत नाही. आणि तुमचं मार्गदर्शन तर आहे सर, पण त्यांनी करावं आता अशी आमची अपेक्षा आहे. नाही, करेल तो, करण्यासारखाही आहे तो, करेलही. थोडस आता त्यांचं बूस्टअप मिळावं आणि ते कामाला लागावेत म्हणूनच आठवड्यातून त्याच्यासाठीच आठवड्यातून 3 टेस्ट ठेवल्या. सर, मुलांना भेटायला वगैरे असं काही पाठवणं गरजेचं आहे का, कसं वाटतं तुम्हाला? नाही, मुलांना मी तेच 10-10, 15-15 मुलांच्या ग्रुपला मी आता बोलूनच घेणार आहे. बरोबर, आणि त्यांच्याशी प्रत्यक्षात बोलणार आहे. ठीक आहे सर, ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो. हा, हॅलो, नमस्ते सर. संतोष झरकर बोलते, वरदची मम्मी. सर, बोर्डामध्ये मॅक्झिमम स्कोर करण्यासाठी त्यांची प्रॅक्टिस कशी घेण्यात येईल? पूर्ण 1 महिन्यामध्ये, जानेवारी कंप्लीट महिन्यामध्ये 2 चॅप्टरचं रिव्हिजन आम्ही घेणार, प्लस बोर्ड एक्झाम घेणार 2 चॅप्टरच्या, चॅप्टर वाईज प्लस पेपर वाईज आणि फुल सिलेबस. दरवर्षी हाच प्रकार करतो आपण. बोर्डामध्ये मॅक्झिमम मार्क मुलं 100% घेतात, ज्यांचं वर्षभर छान अभ्यास झालाय. त्यात हा 1 महिन्याचा आम्ही जो प्रॅक्टिस घेतो त्याच्यानं अबव्ह 90 सुद्धा मुलं 100% बोर्डात जातात. ओके सर, पण मॅक्झिमम मुलं MCQs वरच मॅक्झिमम भर देत आहेत, तर त्यांची थिअरी कशी कव्हर होईल? थेरीचीच एक्झाम घेतो, तेच सांगायलो. जानेवारीच्या एक्झाम या थेरी बेस्ड असतात, बोर्डाच्या पॅटर्न नुसारच एक्झाम असतात. ओके, पण इतक्या शॉर्ट टाइम मध्ये त्यांचं प्रॅक्टिस होईल का? होतं, आमचा अनुभव आहे.
होतं 100% होतं. ओके सर, थँक्यू. मला वाटतं प्रश्न झालेत, काही असतील तर मला हॅलो. हेलो. हाँ हाँ हेलो. हाँ बोला नमस्ते मैडम. सर, मैं कलश अग्रवाल की मम्मी बात कर रही हाँ हूँ. बोलिए मैडम. वो सर कलश है ना एनसीईआरटी बुक अवॉइड करता है, आपके नोट्स वगैरह सब पढ़ता है बाकी का, तो एनसीईआरटी उसको थोड़ा हार्ड जाता है, तो क्या कर सकते हैं सर लैंग्वेज का? पहले नोट्स से करना, फिर एररलेस से करना और बाद में एनसीईआरटी का बुक पढ़ना. एनसीईआरटी का आखिरी में पढ़े तो समझ में आ जाता, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है. आखिरी में पढ़े तो हो जाएगा क्या सर उसका? हाँ. मैं बोली वो आपके नोट्स और एररलेस वगैरह सब करता है सर, खाली उसका एनसीईआरटी बहुत अवॉइड करता है सर वो. नहीं तो एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी जरूरी है क्या मतलब करना? जब एररलेस करता है वो, तो एनसीईआरटी का 100% उसमें से अलग लैंग्वेज में पढ़ता है. तो एनसीईआरटी अवॉइड करना मतलब बुक अवॉइड करना, कंटेंट नहीं. वही सब कंटेंट एररलेस में है, लाइन टू लाइन है, अलग लैंग्वेज में है. नहीं, वो थोड़ा लैंग्वेज उसको हार्ड जाती है सर, वो एनसीईआरटी के करके. एररलेस किया तो भी चलेगा. बैटरी मेरी लो हो गई, शायद मीटिंग बंद हो सकती, इसलिए प्लीज पेरेंट को कुछ भी अभी क्वेश्चन है तो प्लीज बात में बताओ, क्योंकि अब इसको वाईफाई का कनेक्शन निकाल के बैटरी लेना पड़ेगा. तो आज के लिए हम रुकेंगे यहीं पे. थँक यू व्हेरी मच. परिहार सर. हा सर. बंद करू ना आता? हो काय अर्थ. कारण नाही का ते वायफायच्याच ठिकाणी बॅटरी लावावं लागेल असं हो. हा चालतं. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच सगळ्या पॅरेंटला पुन्हा एकदा आल्याबद्दल. मनस्वी धन्यवाद.